जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी के एक और मॉक टेस्ट, जिसमें कि दोस्तों हमारी क्लास नंबर 2 है। इसमें भी दोस्तों हम आपको 2 से 1 और 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड टेस्ट कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन यानी कि 74 नंबर हमारी क्लास से आपको पूर्ण मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो बताएंगे दोस्तों क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन बी सी वर्ण समूह, ऑप्शन डी वर्णमाला। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम ऑप्शन नंबर डी, क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो दोस्तों ध्वनि को कहते हैं। और ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? इसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हम दोस्तों वर्णमाला। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 52। कितनी? 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विराम। दोस्तों अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो यहाँ विराम चिन्ह अल्प विराम, पूर्ण विराम नहीं दोस्तों, ये इसे कहते हैं हम अल्प विराम। अल्प विराम। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का भेद नहीं होता। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताएंगे। संज्ञा का भेद नहीं होता क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये निजवाचक, सॉरी, ये निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। निजवाचक। निजवाचक। अधिकांश व्याकरण के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं। कौन? संज्ञा के भेद कौन कौन से? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा होता है आपका समूहवाचक संज्ञा, और दोस्तों एवं भाववाचक संज्ञा। अतः निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, बल्कि ये सर्वनाम है। निजवाचक दोस्तों एक सर्वनाम है, संज्ञा का भेद नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन बी विशेषण के स्थान पर होने वाले शब्द, ऑप्शन सी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं दोस्तों? ये होते हैं हमारे 6 सर्वनाम। 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो चलिए, हिंदी व्याकरण में कुल 11 प्रकार के सर्वनाम की चर्चा की गई है। कौन कौन से 11 सर्वनाम देखते हैं, हम बताते हैं आपको दोस्तों। पहला है तुम, दूसरा आप, तीसरा यह, चौथा वह, पांचवा जो, छठा सो, सातवां कोई, आठवां कुछ, नवा कौन, दसवां क्या। तो दोस्तों ये आपके कितने हो गए? 10 सर्वनाम हो गए। तो 11वां कौन सा दोस्तों? तो ये आप 11वां है मैं। 11वां है दोस्तों मैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण बताएंगे। तो आग, अग्निय, अग्नि, और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अग्नि। दोस्तों अग्नि। आग संज्ञा शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों? अग्नि। अग्नि। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिया के रूपांतर को क्या कहते हैं? क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वनाम, सॉरी सर्वनाम नहीं, ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी वाच्य, ऑप्शन डी कारक। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, क्रिया के रूपांतर को कहते हैं हम ऑप्शन नंबर सी वाच्य। आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाच्य। क्रिया के रूपांतर को वाच्य कहते हैं। क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की क्रिया कौन कौन सी? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? अव्यय के लिए कौन सा कथन सही है? ये अविकारी होते हैं, ये विकारी होते हैं,
ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये अविकारी होते हैं, ये अविकारी होते हैं। अविकारी, अव्यय अविकारी शब्द है। अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से कोई परिवर्तन रूप नहीं हो, तो उसे हम अव्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? आपको बताना है स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन ए आपका सामने है रामायण, ऑप्शन बी प्रार्थना, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी मकान। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मकान। मकान एक पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, या असंगत युग्म छांटिए, वचन की दृष्टि से असंगत युग्म। तो बताएंगे सर्दी सर्दियाँ, बहन बहनें, गुब्बारा गुब्बारे, झाड़ी झाड़ियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी झाड़ी झाड़ियाँ। तो दोस्तों झाड़ी झाड़ियाँ नहीं होता, झाड़ी का झाड़ियों होता है, झाड़ियों। तो इसलिए वचन की दृष्टि से असंगत शब्द है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। ये झाड़ियाँ, झाड़ी का झाड़ियों होता है दोस्तों। तो झाड़ियों किस प्रकार लिखा जाता है? इस प्रकार नहीं लिखा जाता है दोस्तों, ये लिखा जाता है इस प्रकार। चंद बिंदी लगेगी दोस्तों, इसके बाद आपका शुद्ध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। महेश गीत गा रहा था, महेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है। ऑप्शन ए अपूर्ण भूत, ऑप्शन बी पूर्ण भूत, ऑप्शन सी सामान्य भूत, ऑप्शन डी आसन्न भूत। महेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 11, उससे दौड़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा कारक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उससे दौड़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये है भाववाच्य दोस्तों, भाववाच्य, उससे दौड़ा नहीं जाता भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, परस्पर परस परसर्ग के परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कराते हैं। ऑप्शन बी, जो शब्दों के मध्य में आते हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों परसर्ग के सहायक शब्द होंगे जो, ऑप्शन नंबर ए, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 13, तत्सम शब्द अप्सरा, तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ तद्भव रूप है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अप्सरा, अप्सरा। तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ तद्भव हो जाएगा अप्सरा, अप्सरा। नेक्स्ट इसी प्रकार अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पराधीन में उपसर्ग बताएंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर प्लस अधीन। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इत प्लसता, इत प्लसता, इत प्लसता, केंद्रित अधिकता। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हमें पाप से बचना चाहिए, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित विलोम शब्द चाहिए। हमें पाप से बचना चाहिए, पाप का विलोम शब्द, ऑप्शन ए दान, ऑप्शन बी पुण्य, ऑप्शन सी अपप, ऑप्शन डी कुपप। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुण्य, पुण्य। पाप का सही विलोम शब्द पुण्य हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अनंग का विलोम, अनंग का विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर अनंग का विलोम,
अनंग का विलोम होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंगी, अंगी, अंगी। निष्पाप का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा पाप, निष्पाप का विलोम शब्द हो जाएगा पाप। और दोस्तों कीर्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपको, कीर्ति का विलोम शब्द हो जाएगा अकीर्ति, अकीर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18, निम्न समानार्थक शब्दों में से उचित शब्दों का चयन का प्रयोग करके दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित समय, अवधि, काल, युग। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये होगा अवधि के लिए। विधानसभा का चुनाव एक अवधि के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से अरण्य का पर्यायवाची शब्द, अरण्य का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताएंगे। तो ये हो जाएगा साय, कुलीन, कांतार, आभारी। तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर सी, कांतार, कांतार। कांतार अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य के अन्य पर्यायवाची शब्द बताएंगे, अरण्य का अन्य पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, तो ये हो जाएंगे आपके वन, कानन, विपिन, ये आपके, और बिहड़, बिहड़, बिटप, अख्य आदि, ये दोस्तों अरण्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है। मान का अर्थ नहीं बताना। ऑप्शन ए इज्जत, ऑप्शन बी अभिमान, ऑप्शन सी श्रेष्ठ, ऑप्शन डी सम्मान। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, तो मान का अर्थ हो जाएगा दोस्तों नहीं है सॉरी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेष्ठ। दोस्तों श्रेष्ठ, मान का अर्थ नहीं है श्रेष्ठ, मान का अर्थ श्रेष्ठ नहीं है। मान का अर्थ होता है दोस्तों इज्जत, इज्जत, अभिमान, ये दोस्तों मान का अर्थ है। अभिमान, सम्मान, सम्मान और गुरु, ये दोस्तों मान का अर्थ होते हैं। शिक्षक, श्रेष्ठ, ये दोस्तों आपके मान के अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार मान का अर्थ नहीं है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थ हैं, तो बताएं अभय और उभय के। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निडर और दोनों। ऑप्शन नंबर ए, निडर और दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द्विज शब्दों के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। द्विज शब्दों के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। बादल, बहुत बोलने वाला, दो बार जन्म लेने वाला, बहुत जानने वाला, पहले जन्म लेने वाला। तो बस बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त खंड चुनिए। द्विज शब्द के लिए तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो बार जन्म लेने वाला। दो बार जन्म लेने वाला इसे कहते हैं द्विज। बहुत जानने वाला इसे कहते हैं बहुज्ञ। क्या, बहुत जानने वाले को कहते हैं बहुज्ञ। पहले जन्म लेने वाला इसे कहते हैं अग्रज। क्या कहते हैं, अग्रज। पहले जन्म लेने वाला कहते हैं अग्रज। चलिए, और बहुत बोलने वाला इसे कहते हैं हम वाचाल। क्या कहते हैं, वाचाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आज्ञा का अर्थ है। आज्ञा का अर्थ बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताएंगे। आज्ञा का अर्थ है तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कुछ नहीं जानता हो। आज्ञा का अर्थ होता है जो कुछ नहीं जानता हो।
जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो इसे कहते हैं हम सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। जिसे जाना जा सके, जिसे जाना जा सके इसे कहते हैं ज्ञ। और दोस्तों बचा जिसके आर पार देखा जा सके इसे कहते हैं हम, जिसके आर पार देखा जा सके इसे कहते हैं पारदर्शी। क्या? पारदर्शी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये हम आपको मॉडल पेपर 2 डेली कराते हैं। तो जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से संधि कौन सा युग्म गलत है? गलत बताना कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भानुदुद, भानु प्लस धन, ये हो जाएगा आपका भानु आनंद। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 26, हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, इस वाक्य में शुद्ध करके देख लिखिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, ऑप्शन बी हमारे देश में आयात निर्यात होता है, ऑप्शन सी हमारा देश को आयात निर्यात काफ़ी होता है, ऑप्शन डी हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हमारे सॉरी हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 27, स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? अनुभाव, संचारी भाव, संभाव और विभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, छंद के दृष्टि से गणों की संख्या याद की किसकी है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विभाव। विभाव स्थायी भावों की उत्पत्ति के कारण क्यों कहते हैं, इसे कहते हैं विभाग बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 27, स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण क्यों को क्या कहते हैं? तो अनुभाव, संभाव, संचारी भाव, विभाव। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर तो ये से कहते हैं हम ऑप्शन नंबर डी, विभाव। विभाव स्थायी भाव के कारण उत्पत्ति का कारण विभाव कहते हैं। ये रस की उत्पत्ति आधारभूत माने जाते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, विभाव दो प्रकार के कौन कौन से? आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका है 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, छंद की दृष्टि से गणों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 28, छंद की दृष्टि से गणों की संख्या बताएंगे। छंदों की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका, छंदों की दृष्टि से गणों की संख्या होती है आपकी 8। कितनी? 8। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सही है। तो कौन कौन से 8 गण? यगड़, मगड़, तगड़, जगड़, रगड़, भगड़, नगड़ और सगड़, ये दोस्तों 8 हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, जिस पंक्ति में या जिन पंक्तियों में अंत में एक ही वर्ण का प्रयोग और स्वर आकृति में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताएंगे तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्रतानुप्रास, छेकानुप्रास, श्रोतानुप्रास और अत्यंता अनुप्रास। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर तो ये है अत्यनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किस शब्द का आरंभ नहीं होता? ऑप्शन ए टै, ऑप्शन बी अणै, ऑप्शन सी अणै, ऑप्शन डी जय।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 30, इनमें से कौन सा शब्द आरंभ नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताएंगे तो ये है ऑप्शन नंबर बी, आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, गूंगे का गुण लोकोक्ति का अर्थ है, तो बताएंगे गूंगे का गुण लोकोक्ति का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवर्णनीय, अवर्णनीय, अवर्णनीय सुख, अवर्णनीय सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, धोबी कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ, कंधा बनाना, हेरा फेरी करना, घर पर हुन्नय होना, कहीं ठोकर का ठिकाना नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 32 का आंसर है, तो दोस्तों बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्यका की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों हम आपको गद्यांश नहीं करा रहे हैं इसमें, इससे अगले टेस्ट में आपको गद्यांश कराएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन सेट नंबर 2, हिंदी का सेट नंबर 2 देखते हैं। चलिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो बताएंगे क्या कहेंगे दोस्तों, तो बताएंगे तो इसको कहते हैं, ऑप्शन ए है आपका संज्ञा, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी विसर्ग। तो ये कहते हैं ऑप्शन नंबर बी स्वर दोस्तों, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। ऑप्शन ए, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, पकड़े, कपड़े और जूते हैं। ऑप्शन बी, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। ऑप्शन सी है, मेरी सहेली के पास बहुत नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। ऑप्शन डी, मेरी सहेली के पास बहुत से नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हिंदी में हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो बताएंगे ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, संज्ञा दोस्तों, संज्ञा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, जबकि विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम तीनों उत्तर के असंगत हैं ये दोस्तों, यानी कि विशेषण, क्रिया और सर्वनाम असंगत हैं। सही दोस्तों आपका संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 4, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल आपको पता कितने सर्वनाम हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी 11, 11 सर्वनाम हैं। कौन कौन से? मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कोई कुछ, क्या, ये शब्द और आपका रह गया सब होगा दोस्तों, यानी कि 11 सर्वनाम हैं हिंदी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पर्याय विशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो इसे कहा दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर ए अंत विशेषण, अंत विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 3, 2, 4, 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रचना की दृष्टि से कितने कितने हैं? तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद 2 हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर आपका है 7, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7,
तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब भी है दोस्तों, अब भी है, अब भी है दोस्तों, अब भी है। क्या है? अब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। बताएंगे ऑप्शन ए श्रीमान श्रीमती, विद्वान विदुषी, युवा युवती और दाता दात्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाता और दात्री। दाता और दात्री, दाता दात्री के लिंग आधार पर असंगत युग्म है। इसका संगत युग्म शब्द दाता और दात्री है। किस प्रकार लिखा जाएगा? इस प्रकार, दाता और दात्री, ये इस प्रकार लिखा जाएगा शुद्ध। तो चलिए, इस प्रकार आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? चाय का ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी द्विगुवचन, ऑप्शन सी बहुवचन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर ए एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में होता है? तो अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में होता है या हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान ज्ञानू रो रहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धूप में चला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा? तो यह है धूप में चला नहीं जाता। धूप में चला नहीं जाता तो भाववाच्य है। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता क्रम भाव के अनुसार क्रिया का परिवर्तन हो। वाच्य के भेद होते हैं कितने? कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, ये होते हैं तीन, कृत, कर्म और भाववाच्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 12। कारक के भेद बताएंगे। कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के भेद तो दोस्तों ये होते हैं आपको सही पता, 5, 6, 7 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कारक के भेद हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, 8 8। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13। आद्रक का तद्भव रूप क्या है? आद्रक का तद्भव। क्वेश्चन नंबर 13, आर्द्रता का तद्भव क्या है? आर्द्रता का तद्भव तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदरक। अदरक दोस्तों, अदरक। आर्द्रता का तद्भव क्या हो जाएगा? अदरक। अदरक का आर्द्रता। अग्नि का क्या हो जाएगा? अग्नि का आग। रात्रि का रात। ज्येष्ठ का जेठ। क्षार का खार। अक्षी का आंख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 इसी प्रकार। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुगामी में उपसर्ग बताना है तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय लगा है? क्वेश्चन नंबर आपका है 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15, माँ, अम्मा, ऑप्शन सी, ईमा, ऑप्शन डी इमा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर तो ये होएगा ऑप्शन नंबर सी, ईमा। अनुराग का विलोम, अनुराग का विलोम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विराग। अनुराग का विलोम शब्द विराग। अनुराग का विलोम विराग। वियोग का संयोग। अन्य का न्याय। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अन्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17। नैन शब्द का विपरीतार्थक शब्द। नैन, अन्य का अन्य। अन्य शब्द विपरीतार्थक शब्द है तो बताएंगे आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अन्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्वेश्चन नंबर 17 तो बताएंगे तो ये है ऑप्शन नंबर सी, नया। नया, नया अन्याय शब्द दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर आपका 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अन्य नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 18। मेरे घर मेरे विद्यालय के पास ही है। मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है, तो बताएंगे पास का बताना है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। निकट, समीप, दूर और संग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है, दूर। ऑप्शन नंबर सी राइट है, दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा। ऑप्शन ए डोंग, ऑप्शन सी पाखंड, ऑप्शन डी दर्प, ऑप्शन डी डकसोला। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा दर्प। दर्प दोस्तों, आडंबर का पर्यायवाची शब्द दर्प नहीं है। दर्प के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? अहंकार, अभिमान, घमंड इत्यादि। जबकि डोंग, पाखंड तथा डकसोर, आडंबर ये पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थिक शब्द है? गुलाम, वेला, चमेली, रात रानी। तो क्वेश्चन नंबर 19 20 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेला दोस्तों, बेला। अग्नि और अनल का, एक अनिल अनल का हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? तो 20 में दोस्तों हमने करा दिया यहाँ पर, कौन सा है? बेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। किस विकल्प में शब्दों में का अर्थ सही नहीं है? तो बताएंगे। अनिल का दोस्तों क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवलंब का अविलंब, अधर का विलोलित, अपेक्षा का उपेक्षा यानी कि आशा का निराशा निरादर, हंस का हिस्सा और अंश, अनिल का दोस्तों हवा और अनल का आग। तो राइट आंसर कौन सा? क्वेश्चन नंबर किसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न वाक्यों में से लिए गए सही शब्द का चयन कीजिए। परलोक, किस परलोक से संबंध रखने वाला, परलोक से संबंध रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी, पारलौकिक, पारलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। जिसका मूल्य न आंका जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होने वाला शब्द वाक्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा अमूल्य। जिसका मूल्य न आंका जा सके कहते हैं अमूल्य। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? तो बताएंगे। द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो क्वेश्चन नंबर 25 का तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य बताना है, यानी कि चार, तीन शुद्ध है, एक अशुद्ध है, चौथा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आपका अशुद्ध काल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 27। रस के अवयवों की संख्या कितनी है? रस के अवयवों की संख्या कितनी है? 9, 4, 8 और 7। तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 27 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी, 4 दोस्तों, 4 रसों की संख्या 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अनुशिष्ट अनुस्पष्ट है। ऑप्शन ए छंद, ऑप्शन बी एक अलंकार, ऑप्शन सी एक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका है 28 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक छंद, एक छंद, एक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, तुलसीदास तुलसीदास स्मृति निस दिन देखना। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएंगे, सॉरी 28 का। अनुष्टंप, अनुष्टंप, क्वेश्चन नंबर 28 का अनुष्टंप, एक छंद, एक अलंकार, एक रस, एक गुण। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी 29, तुलसीदास सिदित निस देखन निज दिन देखत तुम्हारे निठुराए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर तो यह ऑप्शन नंबर ए, श्रोतानुप्रास, श्रोता अनु श्रोतानुसार, श्रोता अनुप्रास, श्रोता अनुप्रास। नेक्स्ट इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका है 30, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। छठा हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, तो यह है आंसर ऑप्शन नंबर डी, लंदन, ब्रिटेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था लंदन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आगे नादना पीछे पागा लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए धन मूर्ख धनवान, ऑप्शन बी तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर, आगे नातना पीछे पागा लोकोक्ति का अर्थ है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी की तरह की जिम्मेदारी का ना होना। क्वेश्चन नंबर 32, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर, टप टप रियो होए, रितो होए, ऑप्शन बी, घाट घाट सॉरी घट घट भरे सो तटपट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, बूंद से घट भरे, बूंद से घट भरे। तो दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए, टपक रोते रियो, टपक रोते हुए। अगला क्वेश्चन नंबर 33, वैदिक काल का संभावित समय प्रारंभ काल कौन सा माना गया है। 1375, 1900 ईस्वी, 1700 ईस्वी और 1050 BC। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1050 BC, 1050 BC। आदिकाल 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700 और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहते हैं इसे हम, उत्तर मध्य रीतिकाल, ये 1700 19,000। आधुनिक गद्य काल से 1900। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों आपका ये गद्यांश है, पहले ध्यानपूर्वक गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो चलिए, मृत्युंजय और संघमित्र की मित्रता पाटलिपुत्र के जन जन की जानी बात थी। मृत्युजन जन जन द्वारा ध्वंतरी की उपाधि में विभूषित वैद्य थे और संघमित्र समस्त उपाधियों के विभुक्त भिक्षु। मृत्युंजय चरक और सुश्रुत को समर्पित थे जो संघमित्र बुद्ध के संग और धर्म को
प्रथम का जीवन की संपन्नता और निराकरण और निर्माण में दोनों युद्ध ही दो विपरीत तटों के समान थे, फिर भी उनके मध्य बहने वाली स्नेह सरिता उन्हें अभिनय बनाए रखती है। यह आश्चर्य है कि जीवन उपासक वैदराज को उस निर्माण के लोभी के बिना चैन ही नहीं था, पर यह परम आश्चर्य का था कि समस्त रोगों को मेले की तरह त्यागने के विश्वास में रखने वाला भिक्षुक भी वैदराज के मुंह में फंस अपने निर्माण को कठिन से कठिनतर बनाकर बिना रहा था। वेदराज अपनी वार्ता में संघमित्रा से कहता, निर्वाण निर्वाण मोक्ष का अर्थ है आत्मा का मृत्यु पर विजय। संघमित्रा हंसकर कहते हैं, देह देह द्वारा मृत्यु पर विजय मोक्ष नहीं है। देह तो अपने आप में व्याधि है। तुम देह की व्याधियों को दूर करके कष्टों से छुटकारा नहीं दिलाते, बल्कि कष्टों के लिए अधिक सुयोग जुटाते हो। देह व्याधि से मुक्त तो भगवान की शरण में है। वैदराज ने कहा, मैं तो देह को भगवान के समीप जीते ही बने रहने का माध्यम मानता हूँ, पर दृष्टियों का यह विरोध उनकी मित्रता के मार्ग में कभी बाधा नहीं हुआ। दोनों अपने कोमल हास और मोहक स्वर से अपने विचार को प्रस्तुत करते हुए देह। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ा था। अब आंसर करेंगे आप गद्यांश के। देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्रा का क्या विचार था? तो क्या था? तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संघमित्रा देह व्याधि से मुक्त भगवान की शरण में मानते थे। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था, आत्मा की मृत्यु पर विजय की मोक्ष ऐसा किसका मानना है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर ए मृत्युंजय का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। व्याधि का सुयोग शब्दों में क्रम से प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, बी और सू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 था, संघमित्रा और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो आंसर तो बताएंगे कौन सा सही है। तो ये दोस्तों आंसर आपका है, मित्र होते हुए भी उन दोनों को के जीवन सिद्धांत विपरीत हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये हमारे हिंदी के 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कि दोस्तों हमने 4 सेट आपको कंप्लीट कराए हैं। तो आप बताएंगे, जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये हमने 2 सेट कंप्लीट कर दिए हैं हिंदी के। दोस्तों हम आपके लिए डेली लेकर आएंगे, क्योंकि 23, 24 और 25 और 30, 31 अगस्त को आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है। तो सभी दोस्तों रिवीजन में लगे रहें, डेली ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन करें और मॉक टेस्ट अधिक से अधिक लगाएं। तो जो भी भाई बहन नया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।